तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके प्यारे परिवार स्टडी स्टाइल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है अपना जो बाल विकास चल रहा था उसको आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखने वाले हैं क्या चीज़, वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक। अब काफ़ी लोगों का ये भी सवाल होगा कि सर जो है एक सप्ताह से आपका वीडियो जो है वो नहीं आ पाया। तो दरअसल मेरा जो हेल्थ है वो थोड़ा सा सही नहीं था, वॉइस से आपको शायद पता चल रहा होगा, इसी वजह से वीडियोस नहीं आ पा रहे थे और थोड़ा सा समय का भी अभाव हो रहा था। लेकिन अब जो है कंटिन्यूस जो है वो वीडियोस आएंगे और बाल विकास को कंप्लीट कराने की गारंटी ये मैं इस चैनल पर लेता हूँ। तो जितने भी नए लोग हैं वो चैनल में जुड़ जाएं और बाल विकास की तैयारी आप हमारे साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो हम लोग आज पढ़ेंगे वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो ये दो कारक हो जाते हैं, एक जैविक कारक और एक वातावरणीय कारक। लेकिन इसके भी क्या है, हमारे पास कई स्टेजेस हैं। जैसे कि जैविक कारकों में अगर मैं देखूं तो सबसे फर्स्ट आता है वंशानुक्रम, फिर हमारी शारीरिक संरचनाएं हैं, उसके बाद अंतःस्रावी ग्रंथि है वो चीज़ आ जाती है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ तो वैसे तो काफ़ी सारी हैं हमारे बॉडीज में, लेकिन मेन अगर हम लोग देखेंगे तो थायराइड ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस यहीं से बनते देखा गया है। ठीक है, जैविक कारक को पहले हम लोग देख लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग देखने वाले हैं वातावरणीय कारक। तो जैविक कारक में सबसे फर्स्ट आता है वह है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम कहने का मतलब ये है, इसको इंग्लिश में कहते हैं हेरिडिटी। हेरिडिटी आप जानते ही हैं। वंशानुक्रम यानी कि ऐसे गुण, ऐसे लक्षण या वे सारी क्वालिटीज़ जो हमें अपने माता पिता से प्राप्त होती हैं। तो इस चीज़ को समझें, इससे पहले हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि एक संतति का निर्माण कैसे होता है। तो संतति के निर्माण के लिए क्या होता है, जो नर है उसका शुक्राणु और जो मादा दिख रही है उसका अंडाणु, ये दोनों के दोनों जब आपस में मिलते हैं तो उसके द्वारा निषेचन होता है। इन दोनों की आपस में मिलने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। निषेचन के फलस्वरूप जैसे आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे युग्मनज, जिसको जाइगोट कहते हैं, उसका निर्माण होता है और जाइगोट में फिर समसूत्री विभाजन होता है और समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जो है कोशिकीय समूह का निर्माण होता है। यानी कि कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है, यानी कि वो डाइवर्ट होते हैं। ठीक है, उसमें विभाजन होता है। ठीक है, और उसके पश्चात क्या है, उसमें विभेदीकरण होता है। विभेदीकरण के फलस्वरूप एक संतति, एक शिशु का निर्माण होता है। तो जाहिर सी बात है, इसमें होगा क्या चीज़, जो शिशु है उसमें किसकी किसकी क्वालिटीज आने वाली है, उसमें क्वालिटीज आने वाली है जेंट्स का और फीमेल्स का, यानी कि उसके माता पिता के क्या आने वाले हैं, गुण आने वाले हैं। अब ये गुण हो सकता है उनके माता पिता में अगर अच्छी क्वालिटीज़ है, अगर हम लोग देखेंगे उसके माता पिता का अच्छा स्वास्थ्य है, ठीक है, अच्छा स्वास्थ्य है, रंग रूप अच्छा है, चाल ढाल अच्छा है, हाइट्स अच्छी हैं, लंबाई चौड़ाई सही है, तो डेफिनेटली ये चीज़ होगा कि बच्चे में भी क्या होने वाला है, बच्चे का रंग रूप भी अच्छा होने वाला है। साथ ही साथ हम लोग ये चीज़ देख सकते हैं कि उसका भी हाइट अच्छा होने वाला है, कलर्स अच्छा होने वाला है, हेयर्स बाल जो है वो भी अच्छे होंगे। तो अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ रहेगी तो बच्चे में भी क्या आने वाला है, उसकी जो क्वालिटीज़ है वो अच्छे होने वाली है। यदि वहीं पे अगर हम लोग देखेंगे कि क्या होगा, यदि माता पिता में कोई जेनेटिक्स प्रॉब्लम है, जैसे कि हीमोफीलिया वगैरह हो गया, ठीक है, हीमोफीलिया जो जान रहे हैं, हीमोफीलिया हो गया, या फिर हम लोग देखें वर्णांधता हो गया, ऐसी जेनेटिक प्रॉब्लम्स है, तो ये 99% चांस रखता है कि वो जो शिशु है आने वाला, उसके भी जो है लंबाई चौड़ाई वगैरह वगैरह है, यानी कि उसके विकास और उसके ग्रोथ को, ठीक है, विकास यानी कि डेवलपमेंट और ग्रोथ यानी कि वृद्धि को, ये दोनों के दोनों क्या कर सकती है, प्रभावित कर सकती है। इस छत्तीसगढ़ी में एक हमारे दादा परदादा लोगों का कहानी, एक कहावत भी है, कहानी नहीं कहूँगा, कहावत है। कहावत तो उनका ये है, छत्तीसगढ़ी में है कि जैसे जैसे घर द्वार वैसे वैसे फैका और जैसे जैसे दई ददा वैसे वैसे लइका। तो आप जानते हो, यानी कि जैसे जैसे माता पिता होंगे, अगर माता पिता में अच्छे अच्छे क्वालिटीज़ हैं तो डेफिनेटली ये चीज़ होने वाला है कि जो बच्चे आने वाले हैं उनमें भी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ आने वाली है। ठीक है, तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमारा जो वृद्धि और विकास को एक वंशानुक्रम जो है वो कैसे इम्पैक्ट कर सकती है, कैसे प्रभावित कर सकती है। इसके बाद सेकेंड चीज़ आती है, सेकेंड है हमारा शारीरिक संरचना। शारीरिक संरचना मतलब हमारा जो बाहर का जो स्ट्रक्चर्स है, जो शेप है हमारे बॉडी का, उसकी बात हो रही है। तो इसमें क्या है, यदि कोई व्यक्ति अधिक जो है सुंदर है, आकर्षक है, स्वस्थ है, तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, ये आप भी जान रहे हैं। तो यदि कोई व्यक्ति बाहर से देखने में ही सुंदर है, आकर्षक है, स्वस्थ है, तो हमेशा आप देखोगे तो वो पॉइंट ऑफ सेंटर बना रहेगा। ठीक है, यानी कि अट्रैक्शन उसकी तरफ ज़्यादा रहेगा लोगों का, और उसके अंदर में जब लोग उसको देखेंगे, उसको पसंद करेंगे, अच्छा लगेगा, आकर्षक रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर में अच्छे अच्छे भाव उत्पन्न होंगे, श्रेष्ठ जो भाव हैं उनकी उत्पत्ति होगी। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे होगा ये चीज़ कि उसकी वृद्धि और विकास जो है वो तेज़ी से ग्रो करेंगे।
ठीक है। और वहीं पे अगर शारीरिक संरचना सही नहीं है, उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर से सही नहीं बन पाया है, तो लोग उसके पास आने से कतराएंगे। उसको देख करके फिर जानते हो किस तरह से कमेंट्स होते हैं आज के डेट में, तो वो सारी चीज़ें उसके किस चीज़ को, वृद्धि और विकास को जो है वो प्रभावित कर सकती है, उसका डेवलपमेंट को रोक सकती है। ठीक है, ये चीज़ हो सकता है। अब आगे अगर हम लोग बात करें तो आगे आती है हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ यानी कि ऐसी ग्रंथि जिसमें से जो स्रावित होने वाले हार्मोन्स जो हैं वो डायरेक्ट ब्लड में छोड़े जाते हैं। उनके लिए कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती है कि वो ब्लड वेसल्स में छोड़े उसके बाद फिर वो जाके हमारे ब्लड में इंक्लूड हो, ऐसा नहीं होता है। अंतःस्रावी ग्रंथि का मतलब ये है, ऐसी ग्रंथियाँ हमारे बॉडी में अवेलेबल हैं जो कि क्या करती हैं, डायरेक्ट जो है हार्मोन्स को ब्लड में ही स्रावित करती हैं, छोड़ती है। तो उन सबको हम लोग कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि, जिसमें से मैंने आपको पहले ही कह रखा है कि हम केवल उन्हीं को इसमें देखने वाले हैं जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस है। तो उसमें हम लोग देखते हैं थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि अगर हम लोग देखें, ठीक है, थायराइड ग्रंथि ऐसा हो, तो थायराइड ग्रंथि की अगर हम लोग बात करें तो थायराइड ग्रंथि से हमारा हार्मोन्स जो रिलीज होता है वो होता है थायरॉक्सिन। तो थायरॉक्सिन नामक जो हार्मोन्स है वो रिलीज होता है। थायरॉक्सिन की कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो सकता है, ये हो सकता है मैक्सोडेमा। तो मैक्सोडेमा नामक बीमारी हो जाएगी। और मैक्सोडेमा में होता क्या चीज़ है, त्वचा के नीचे जो है श्लेष्मा पदार्थ जो होता है, ठीक है, उसकी क्या हो जाती है, जमा हो जाती है, जिसके कारण से जो है बॉडी जो है वो फूला हुआ नजर आएगा। आप में ठंड बर्दाश्त करने की क्षमता कम हो जाएगी। साथ में आपकी जनन जो क्षमता है वो भी खत्म हो जाएगा, वो भी कम हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे विकास को भी और वृद्धि को भी प्रभावित करती है। और अगर बात करें थायरॉक्सिन हार्मोन्स अधिक मात्रा में स्रावित हो जाए तो फिर क्या होने वाला है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन्स यदि अधिक मात्रा में स्रावित होता है तो दिक्कतें ये बढ़ जाती है कि इससे हमारे उपापचय जो है, उपापचय क्रियाएं हैं जितने भी हमारे बॉडी में, जैसे कि श्वसन है, डाइजेशन है, परिवहन है, ये सारी चीज़ें हो रही है, तो इनकी क्रियाएं जो है वो तेज हो जाती है अधिक मात्रा में हो। तो इससे हार्ट बीट तेज हो जाएगा, और हार्ट बीट अगर तेज हो गया तो आप जान रहे हो हमको बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक, घबराहट आ सकती है, चिड़चिड़ापन आ सकता है, ये सारी चीज़ें होती रहती है इसी के द्वारा। और अगर इसी के बाद अगर मैं बात करूं इसी चीज़ का, थायराइड ग्रंथि में से जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स स्रावित हो रहे हैं, अगर बच्चों में इसकी कमी हो जाए तो उसमें जड़वमंता नामक बीमारी हो जाती है। जड़वमंता मतलब, कहने का मतलब यही, बच्चे जो है वो बौने रह जाते हैं, उनका सिर जो है वो बड़ा हो जाता है, त्वचा होंठ जो है वो मोटे हो जाते हैं, जिह्वा बाहर निकली हुई दिखेगी, साथ में जनन अंग जो है वो अल्प विकसित होते हैं। तो इसकी कमी से ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो इस तरह से ये हमारे वृद्धि को कैसे प्रभावित कर रही है आपको पता चल रहा है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो ये हमारे डेवलपमेंट को, अगर शरीर में वृद्धि नहीं होगी, विकास भी डेवलपमेंट नहीं होगा, क्योंकि वृद्धि और विकास एक दूसरे से संबंधित है, आपको पता ही है। तो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो वो आ जाता है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, और ये हमारे सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। लेकिन छोटी है लेकिन इसके काम बड़े बड़े हैं। वो कहते हैं ना शक्तिमान वाली, आप लोगों ने देख रखा होगा, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, उसी तरह से छोटी सी है ग्रंथि लेकिन इसके काम बहुत बड़े बड़े हैं। इसी वजह से इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। काम कैसे बड़े हैं, ये जो ग्रंथि है ये हमारे बॉडी में उपस्थित जितनी भी ग्रंथि हैं उन सब पे कंट्रोल रखने का काम करती है। इसी वजह से इसे क्या कहते हैं, इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। और इस मास्टर ग्रंथि से यानी कि पीयूष ग्रंथि से हमारा एक हार्मोन से जो है वो स्रावित होता है, जिसका नाम है एसटीएच यानी कि सेमाटोट्रॉपिक हार्मोन्स। कौन सा, सेमाटोट्रॉपिक हार्मोन्स। ये स्रावित होता है जो हमारे बॉडी में शरीर की वृद्धि और हड्डियों की वृद्धि पर कंट्रोल करता है। यानी कि अगर एसटीएच हार्मोन्स आपके बॉडी से कम रूप में स्रावित होंगे तो आपके शरीर की वृद्धि नहीं होगी, आपकी हाइट नहीं बढ़ पाएगी, आप बौने रह जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, और नेक्स्ट है हमारा वातावरणीय कारक। वातावरणीय कारक में सबसे पहला है भौगोलिक वातावरण, यानी कि जिस जगह में, जिस राज्य में, या जिस हम लोग कहा जाए शहर में, जिस सिटी में, जिस गांव में रहते हैं वहाँ का वातावरण कैसा है ये डिपेंड करता है। यदि वहाँ का वातावरण ठंडी है तो ठंड वाले, ऐसी मान्यता है मनोवैज्ञानिकों का कि ठंड में रहने वाले जो व्यक्ति हैं, जो बच्चे हैं, उन लोगों का स्वास्थ्य जो है वो ज़्यादा अच्छा रहता है, वो ज़्यादा सुंदर दिखाई देते हैं, वो ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं और परिश्रमी होते हैं अपितु गर्म जगह में रहने वाले की अपेक्षा में। ठीक है, तो ये हम लोगों का हो गया पहला वाला भौगोलिक वातावरण। सेकंड देखें पारिवारिक वातावरण। पारिवारिक वातावरण में डिपेंड करता है कि घर के, देखिए 4-5 पॉइंट आएंगे इसमें। किसमें, पारिवारिक वातावरण। पारिवारिक वातावरण में सबसे पहला आता है कि कठोर अनुशासन। यदि घर में कठोर अनुशासन है और बच्चे को ये हमेशा बोला जा रहा है कि तू यहाँ नहीं जा सकता है, वहाँ नहीं जा सकता है, ये नहीं घूम सकता है, उसके साथ नहीं जा सकता है, हमेशा,
ठीक है, ये चीज़ नहीं कर सकता है, वो चीज़ नहीं कर सकता है, ऐसा अगर उसको कठोर अनुशासन उसके ऊपर थोपा जा रहा है तो ज़रूरी ये चीज़ है कि वो घर में रह करके क्या हो जाएगा, दब्बूपन उसके अंदर में आ जाएगा और वो लोगों के संग, समाज के संग में अपना सामंजस्य जो है वो स्थापित नहीं कर पाता है। तो कठोर वातावरण नहीं होना चाहिए इस तरह से फैमिली में, ठीक है। थोड़ी सी आज़ादी होनी चाहिए, इतना भी नहीं होना चाहिए कि गलत रास्ते पे जा रहे हैं, लेकिन हाँ इतना ज़रूर होना चाहिए कि वो लोगों से मिलजुल सके, आना जाना कर सके, घूमना फिरना कर सके, लोगों के बीच में अपनी बातों को रख सके। तो पहला हम लोगों का पारिवारिक वातावरण में आता है वो है कठोर अनुशासन। तो अगला अगर इसी में मैं बात करूं पारिवारिक वातावरण में, तो वो हमारा हो जाता है ऊंचे आदर्श। ऊंचे आदर्श मतलब कई घर परिवार में ऐसा हो जाता है कि अच्छा तेरे को नहीं, पूरे घर के फैमिली मेंबर्स लोग डॉक्टर हैं तो तुझे भी डॉक्टर बनना है, सारे के सारे टीचर्स हैं तो तुझे भी टीचर से ही बनना है। इस तरह के ऊंचे ऊंचे आदर्श होते हैं जिस पे बेवजह पता नहीं है बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, वो जानने बिना ही उसके ऊपर फिर ये अपने ऊंचे आदर्शों को थोप देते हैं, जिसकी वजह से बच्चे का इंटरेस्ट कुछ और होता है, करना कुछ और चाहता है, लेकिन मजबूरी में कुछ और करना पड़ जाता है। तो फिर वहाँ पे वो उसका जो डेवलपमेंट है, जो वृद्धि है, जो विकास है, वो सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं, ठीक है, क्योंकि बच्चे का इंटरेस्ट कुछ और है और आप उसको कुछ और करा रहे हो। तो फिर यहाँ पे बच्चे को जो सक्सेस मिलना चाहिए उसके काम पे वो नहीं मिल पाती है, ठीक है। और साथ साथ इसी तरह से अगर हम लोग देखें घर परिवार में, पारिवारिक वातावरण में एक और चीज़ आती है कि माता पिता का जो है असंतोषजनक वैवाहिक जीवन, ठीक है, ये भी काफ़ी इम्पैक्ट करता है कि अगर घर में सारी चीज़ें फैमिली अच्छे से हैं तो बच्चे का पढ़ाई में भी मन लगेगा, पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा, और घर में पता चल रहा है लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और आप कहोगे उसको बैठ करके पढ़ो, तो शायद ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर आपके उंगली में फांस गड़ गए हो, बांस का छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा अगर फांस गड़ गए हो और आपसे कहा जाए कि मेडिटेशन करिए, तो ये आप कभी कर नहीं सकते हैं। तो इसी तरह से ये भी आपके बच्चे के ऊपर क्या कर सकता है, उनके जो डेवलपमेंट है और उनके ग्रोथ है उस पर ये इम्पैक्ट डाल सकता है, ठीक है। तो वैवाहिक जीवन जो है माता पिता का वो सही होना बहुत ही काफ़ी ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि इससे जो बच्चे हैं उनका डेवलपमेंट और ग्रोथ जो है वो प्रॉपर होने की चांसेस होती है। तो अगला नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो वो हम लोगों का आता है विद्यालयी वातावरण। विद्यालयी वातावरण कहने का मतलब ये है कि विद्यालय का वातावरण कैसा होना चाहिए। तो विद्यालयी वातावरण में सबसे पहला आता है वो है अनुचित पाठ्यक्रम। अनुचित पाठ्यक्रम मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अच्छा सेकंड स्टैंडर्ड का बच्चा है और उसको आपने फोर्थ स्टैंडर्ड का जो पाठ्यक्रम है वो थोप दिया और फिर बोल रहे हैं कि तुझे आता ही नहीं है, तेरे से बन ही नहीं पा रहा है, तो करने के लायक ही नहीं है, तो फिर दिक्कत है। अब सेकंड स्टैंडर्ड का बच्चा है वो फोर्थ स्टैंडर्ड का कोर्स, वो पाठ्यक्रम को कैसे हैंडल कर सकता है, कैसे चीज़ों को समझ सकता है, तो इससे उसके अंदर में नेगेटिविटी आ जाती है और उसको लगने लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं कुछ करने के काबिल ही नहीं हूँ। तो यहाँ पे ये चीज़ भी बहुत ही मैटर करता है कि विद्यालय में जो पढ़ाए जाने वाली पाठ्यक्रम है वो अनुचित है कि उचित है। अगर अनुचित है तो फिर दिक्कत होगा, ठीक है। तो फिर इससे क्या होता है, इससे उसका जो डेवलपमेंट होना था वो डेवलपमेंट जो है वो प्रभावित होती है और बच्चा फिर उनका विकास अच्छे से नहीं हो पाता है। तो पहला यही चीज़ है। सेकंड अगर हम लोग बात करें तो सेकंड इसमें हो जाता है कि दोषपूर्ण शिक्षण विधि। दोषपूर्ण शिक्षण विधि का कहने का मतलब ये चीज़ है कि कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो केवल लेक्चर ही दिए जा रहे हैं, लेक्चर ही दिए जा रहे हैं, उसमें कोई क्रियाविधि, कोई गतिविधि करवा ही नहीं रहे हैं, तो बच्चे का इंटरेस्ट जो है पढ़ने में नहीं आ पाता है। तो इसी वजह से आजकल काफ़ी सारी ट्रेनिंग्स हो रही हैं टीचर लोगों का, ठीक है, जिसमें जा करके बच्चे लोगों का के साथ में एक मित्रतापूर्ण व्यवहार रखना है, साथ में उनको अपने गतिविधि में, एक्टिविटीज़ में उनको शामिल भी करना है, ताकि वो विषय वस्तु से हट के कहीं बाहर न सोचें। नहीं तो ऐसा मत हो कि पता चल रहा है बच्चा तो बैठा हुआ है पढ़ने के लिए क्लास में, आपको लग रहा है बैठा हुआ है लेकिन उसका ध्यान पता चल रहा है कि कहीं बाहर लगा हुआ है, तो दिक्कतें यहाँ पे हो जाती है। नेक्स्ट हम लोग देखें तो मनोवैज्ञानिक वातावरण। मनोवैज्ञानिक वातावरण के अंदर आता है हमारी जैसे प्रारंभिक आवश्यकताएं। प्रारंभिक आवश्यकताएं मतलब कि जैसे कि रोटी कपड़ा मकान तो है ही है, अगर ये प्रारंभिक आवश्यकताएं बच्चे के पास नहीं है तो उसको बचपन से ही काम वाम करना पड़ सकता है। अब बचपन से ही वो काम वाम करना स्टार्ट करेगा तो वो स्किल्स पे अपना फोकस नहीं करेगा, कुछ चीज़ों को सीख नहीं पाएगा, ठीक है। और उससे क्या होगा, वो छोटे बचपन से ही अगर ऐसा काम करना स्टार्ट करेगा तो उसको ग्रोथ है और उसका जो वृद्धि यानी कि डेवलपमेंट है, ठीक है, ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों इम्पैक्ट पड़ता है, दोनों के ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ जैसे कि प्रारंभिक आवश्यकताओं में इनको छोड़ दें तो ये भी होता है कि जैसे कि स्नेह है, प्रेम है, सहानुभूति है, ये भी बच्चे लोगों को मिलनी चाहिए, ठीक है। नहीं तो ये नहीं लग रहा है कि बच्चे के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा, तो बच्चे को लगने लग जाता है कि मेरे ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, कोई मेरे से प्रेम ही नहीं करते हैं, किसी को मेरे से प्यार ही नहीं है, तो फिर वो दिक्कत खड़ी हो जाएगी, उसके अंदर में फिर हीनता की भावना आ सकती है। इस वजह से प्रारंभिक जो है
वो आवश्यकताएं जो एक छोटे बच्चे को होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें मिलनी चाहिए जिससे उसका वृद्धि और विकास दोनों प्रॉपर हो सके। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसी में मनोवैज्ञानिक वातावरण में, मनोवैज्ञानिक यानी कि मन का जो साइकोलॉजी थिंकिंग जो थॉट्स चल रहे हैं वो सही होना चाहिए बच्चे का, जिसमें एक आ सकता है आपका मानसिक आघात। ये मानसिक आघात कहने का मतलब कैसे है कि पता चल रहा है उसने बचपन में कुछ ऐसी घटनाएं देख ली है जो उसके माइंड में हमेशा क्लिक कर रहा है, वो पढ़ने बैठ रहा है तो पता चल रहा है वही सारी चीज़ें बार बार आ रही है, तो वो उसका ग्रोथ को, उसके लर्निंग को, उसके सीखने के जो प्रोसेस हैं उस पर वो इम्पेक्ट करेगा। ठीक है, और जब बच्चा सीख नहीं पाएगा तब जान रहे उसका विकास नहीं हो सकता है। इसी तरह से अगर नेक्स्ट मैं बात करूं तो हम लोगों का आ जाता है कौन सा, वो आता है हम लोगों का सामाजिक वातावरण। सामाजिक वातावरण कहने का मतलब यह है कि हमारे आसपास के लोग कैसे हैं, हमारे मित्र कैसे हैं। सामाजिक मतलब क्या है, हमारे आसपास के समाज। तो आसपास के समाज में हमारे माता पिता किस तरह से हैं, माता पिता के साथ साथ आस पड़ोस में दोस्त लोग कैसे हैं, ठीक है, हमारा समूह जो है जिसके संग हम रहते हैं वो किस तरह से है, और साथ ही साथ इन सब में इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है तो वो है परामर्श। ठीक है, परामर्श यानी कि आपको गाइड करने वाले लोग कैसे हैं, जिनके साथ आप रहते हैं कहीं ना कहीं वो आपको गाइड करते रहते हैं, हम उनसे प्रभावित होते हैं। और सामाजिक में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंस रहता है, आस पड़ोस के और रहन सहन और दोस्त लोग, इस संगति कहा जाए। संगति का अगर फुल फॉर्म हम देखें, संग गति, यानी जिस तरह के लोगों के साथ हम रहते हैं हम कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल उसी तरह से बन जाते हैं, उसी तरह से ढल जाते हैं। तो डिपेंड करता है कि बच्चा किस तरह के लोगों के साथ रह रहा है, क्योंकि अच्छे लोगों के साथ रहेगा तो वो डेफिनेटली अच्छा बनेगा। इसी पे वॉटसन का एक जो कथन है वो मुझे याद आ रहा है। उन्होंने कहा था कि आप मेरे को 5 साल तक के बच्चे को दे दीजिए और मैं जो है आपके बच्चे को जो चाहूँ वो बना सकता हूँ। तो सोचिए कितना बड़ा, वो कैसे बना सकता है, तो वो इस तरह से बना सकते हैं कि वो जैसे उसको डॉक्टर बनाना है तो उसको बचपन से ही हमेशा डॉक्टर के साथ में ही वो रखना स्टार्ट करेंगे, तो आने वाले कुछ दिनों के बाद में 8 साल 10 साल के बाद उसकी मेंटलिटी जो है वो हमेशा डॉक्टर वाली हो जाएगी और बच्चा डॉक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो वाटसन का ये कहना है कि 5 साल तक के बच्चे को हम जो चाहें वो बना सकते हैं। ये उन्हीं का कथन है, पेपर में बार बार आया हुआ है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे लिए रोल अदा करता है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। अगला हम लोग देखें सांस्कृतिक वातावरण कहने का मतलब ये चीज़ हो जाता है हमारा सांस्कृतिक वातावरण, यानी कि हमारा खान पान है, रहन सहन है, रीति रिवाज है, हमारी कार्यशैली किस तरह से है, परिवार का कार्यशैली कैसी है, ये सारी चीज़ें भी बच्चे के ऊपर इम्पैक्ट डालती हैं। अगर बच्चे का रहन सहन सही है, खान पान सही मात्रा में मिल रहा है, सही चीज़ें मिल रही है तो उसका पोषण अच्छे से होगा। अगर खान पान सही तरीके से नहीं मिल पा रहा है तो फिर कुपोषण का शिकार हो जाएगा और शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो स्वस्थ मस्तिष्क उसमें कैसे निवास करेगा, तो मस्तिष्क उसका इम्पैक्ट हो सकता है। तो इसी वजह से हमारा जो सांस्कृतिक वातावरण है ये भी हमारा क्या काफ़ी रोल अदा करता है, किस चीज़ में, बच्चे के वृद्धि और विकास में। तो मेन अगर आपको पूछा जाएगा कि अच्छा वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, केवल जैविक कारक हैं या केवल वातावरणीय कारक है, तो नहीं, इन दोनों का जो गुणज है हम लोग देखेंगे तो वृद्धि और विकास जो है इन दोनों का गुणनफल है, यानी कि जैविक कारक भी इम्पैक्ट डालेगी और वातावरणीय कारक भी इसे इम्पैक्ट करती है। ठीक है, यानी कि दोनों के दोनों इसको प्रभावित करती है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक है और कोशिश करते हैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द लेकर के आएँ। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों तक जो है वीडियो को ज़रूर से शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।